जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। हरसेर हरसेरनी के परिवारों को हमारा प्रणाम, उनके माता पिता को प्रणाम और आप सभी को, हर बहन हर भाई को हमारा प्यार। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी ये उम्मीद करता है, आपका भाई उम्मीद करता है कि आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की इस श्रृंखला में एक ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इन 50 क्वेश्चंस की, तो मुझे लगता है कि ऐसे 50 प्रश्न आप तक पहुंचेंगे जो परीक्षा के सारे चैप्टर खत्म करेंगे। हमने ऐसा कोई चैप्टर यहां छोड़ा नहीं है जो हमने इस चैप्टर में समाहित न किया हो। अलंकार छंद से लेकर, दोहा सोरठा से लेकर, तत्सम तद्भव समास संधि से लेकर ऐसा कोई प्रश्न एग्जाम में आए, विभ्रत स्वर हो, व्यंजन हो, समृत स्वर हो, सब कुछ ले लिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगाज रण क्षेत्र में, आगाज ए रण क्षेत्र गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी करता स्टार्ट करेगा। और जय हिंद कमेंट बॉक्स में हर शेर हर शेरनी, हर बहन हर भाई हमारा यहां पर जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे प्रेषित, और ये प्यार बनाए रखिए। वीडियो क्लिक किया है तो पहला क्वेश्चन जो कल छोड़ा था जहां से, और आज मैं ये कहता हूं कि आप सभी बहन भाई ये समझ लें कि हिंदी के पूरे निचोड़ की बात होगी, शुरू से लेकर अंत तक बात होगी। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन रहेगा, मैं आपको बता देता हूं क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। सबसे इंटरेस्टिंग, किस क्रम में स्पर्श और संघर्षी व्यंजन नहीं है? स्पर्श और संघर्षी का मतलब होता है कि स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जैसे, क्या होता है कि जैसे जो आप का वर्ग की बात करते हो, चा वर्ग की बात करते हो, टा वर्ग हो, ता वर्ग हो या पा वर्ग हो, ये क्या है? ये 5 आपके क्या होते हैं? ये आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर दूसरी लाइन में अगर हम क्या लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं सा, यहां पर लिख देते हैं सा, यहां पर ये तीनों सा और ये आपका हा, ये तीनों आपको चारों क्या मिल जाएंगे? ये आपके संघर्षी, यानी जितने भी ऊष्म व्यंजन होते हैं वो संघर्षी भी होते हैं। हमसे कहता है कौन सा नहीं है? अब संघर्षी देखो सा हा होते हैं। अब इनमें देखो हा ये आया है, सा ये आया है ना? देखो ध्यान से, ये सा आया है तो आपको पता है ये तो संघर्षी है। अब हमें ये लगता है कि या और ला जो है हमारा क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। आंसर भी बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे चा जो होता है ये स्पर्श है। आप छा की बात करोगे तो चा में आगे छा भी आता है, तो ये स्पर्श है। ये भी आपके स्पर्श है और ये संघर्षी है। ये स्पर्श है, ये संघर्षी है, ये स्पर्श है। ये स्पर्श है, ये संघर्षी है, ये स्पर्श है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, समझिएगा। और अगर पूछा जाए दोस्तों हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है प्यारे? हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है, अगर पूछा जाए तो स्पर्श व्यंजन के वर्ग समझ लो पहले, वर्ग कितने होते हैं और संख्या कितनी होती है। ये 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के वर्ग होते हैं 5 और टोटल संख्या होती है 25। इसलिए इस क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए जो है और पॉइंट बी को दोनों को याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। बहुत बढ़िया। हर शेर हर शेरनी आज दम दिखा देना है, रण क्षेत्र तैयार कर देना है कि क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आंसर सही करके दिखाना। वीडियो तो अब शुरुआत होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं? अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है प्यारे? जब अत्याधुनिक शब्द की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा अति हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग हमेशा अग्रभाग में लगता है। जो शब्द के कहां लगे? शब्द के अग्रभाग में लगे, और हमने कहा वही होता है उपसर्ग। हमने कहा कि जैसे जैसे कोई शब्द होता है प्रत्येक, और प्रत्येक शब्द में एक उपसर्ग होता है प्रति। हमने कहा कोई अगर प्रत्यय की बात करे तो हमने कहा घबराहट एक प्रत्यय होता है, घबराहट में कोई एक प्रत्यय छुपा होगा जो पीछे लगता है। तो यहां पर प्रत्यय है और वहां पर उपसर्ग है। आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हां, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखो आंसर बी जाएगा। आ की बात करोगे तो आगमन है ना? तो आगमन क्या हो जाएगा? क्या बताओ? अनुगमन हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि चीजों को ध्यान से, जैसे जैसे सी ऑप्शन में अपमान दिया था, तो अपमान में आप देखिएगा मान के आगे अगर हम अप लगा दें तो हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 3rd नंबर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बार कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा बार पूछा गया अब तक हिंदी में। कहता क्या है? कहता है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के जो चिन्ह होते हैं, पहली बात भाषा का जो स्वरूप होता है वो कितने प्रकार
प्रकार का होता है, भाषा का स्वरूप होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है लिखित होता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और एक आपका होता है मौखिक होता है ना। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो वो मौखिक है, जब आप किसी को मेल करते हो, व्हाट्सएप मैसेज करते हो, ठीक है ना, आप किसी को फीडबैक देते हो या पत्र लिखते हो तो वो लिखित है। इसी तरीके से जब लिखित की बात की जा रही है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर भाषा को लिखने के लिए एक लिपि चाहिए होती है, हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है, और लिपि हमारी अगर बात करी जाए तो हिंदी की जो लिपि है वो दोस्तों कौन सी है? देवनागरी लिपि है। और ये भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद कहता है? भारत के संविधान के आर्टिकल 343 में यह कहता है कि हमारी भाषा राजभाषा होगी, और हमारी राजभाषा जो होगी वो एक हिंदी भाषा होगी, और हिंदी की जो लिपि होगी वो देवनागरी, और हर भाषा की एक लिपि होती है, वो ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंतजार करता है, और 4 बड़ा आसान है। मैंने आपसे कहा कि अगर का वर्ग पूछ ले तो का वर्ग होता है कंठ होता है। मैंने कहा अगर पा वर्ग पूछ ले तो पा वर्ग होता है ओष्ठ। में उल्टा सीधा लिख रहा हूं, टेंशन ना लेना। मैंने कहा अगर चा वर्ग पूछ ले तो चा वर्ग होता है आपका तालु, तालब्य होता है। इसी तरीके से अगर टा वर्ग पूछ ले तो यह होता है मूर्धन्य होता है। और अगर यहीं पर बात कर ले कि पा वर्ग जो होता है यह ओष्ठ हो जाएगा, यानी क्योंकि आप बोलोगे मुंह से पापा बोलोगे, आप बोलोगे मुंह से फूफा बोलोगे, आप बोलोगे मुंह से बाबा बोलोगे, आप बोलोगे मुझसे भौजी। यानी अगर बात करें कि सर भौजी कैसे बोलेंगे, तो हमने कहा कि सर भौजी बिना ओठ के नहीं बोल सकते हो, बोल के दिखा दो। बोले सर क्या? हमारी मम्मी के जो भाई हैं वो मामा। यानी अगर हम बात करते हैं क्या, तो हम यहां पर पापा बाबा मां, हमने कहा बिना ओठ के नहीं बोल सकते, इसलिए ओठ क्या हो जाएगा? ओष्ठ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बताओ कमेंट बॉक्स में अभी भी सारे परिवार जितने भी हैं, चलो भाई बोलो। हां ठीक है, बहुत अच्छे। चलो क्वेश्चंस की बात करें। हां ठीक, अब देखो क्वेश्चन की बात करेंगे। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? कमेंट कीजिएगा। यहां से दो सबसे ज्यादा परीक्षा में, सबसे ज्यादा, मैं रचना की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक महाकाव्य जो है इतना ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, मुझे लगता है कि हर साल वो 3 से 4 एग्जाम में छोटे बड़े में पूछ लेता है, क्योंकि वो क्वेश्चन है ही ऐसा। क्वेश्चन ये आता है कि ये बताओ कि खड़ी बोली का, ध्यान देना, खड़ी बोली का क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्यारे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। और वो किसने लिखा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जिसका नाम है प्रिय प्रवास। मेरे लाल हमेशा याद रखिएगा, इसको मैं सही से लिख देता हूं। क्या? इसको याद रखिएगा कि क्या लिखना है? प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास जो है वो किसका है? वो एक आपको राइटर भी याद रखना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आंसर आना चाहिए प्रिय प्रवास। किसने लिखा है? आंसर आना चाहिए हरिऔध ने लिखा है। यानी आपको याद रखना है हरिऔध एक नाम, जो एक नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यानी वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो आंसर होगा अयोध्या सिंह हरिऔध की है। और दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा ये, और दूसरा क्वेश्चन इसको लिखा किसने है, और तीसरा क्वेश्चन वैदेही वनवास को किसने लिखा है? सबका आंसर हरिऔध होगा। अगर पूछा जाए हरिऔध किसका उपनाम है, ये नाम पूरा नहीं है, ये उपनाम है। हरिऔध किसका उपनाम है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। नाम तो अयोध्या सिंह उपाध्याय है ना, हरिऔध तो उपनाम है। तो कई बार परीक्षा में यह भी पूछा गया कि हरिऔध किसका उपनाम है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, छठा नंबर आपके स्क्रीन पर। मैं ऐसा स्क्रीन पर क्वेश्चन लेकर आया हूं, मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। किसी भी बहन, किसी भी भाई को लगता है कि वो इस तरीके से इन चीजों को याद नहीं कर सकता, मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगा, जिंदगी में भूलोगे नहीं। मैंने कहा कि दिए गए विकल्पों में से समृद्ध स्वर का उदाहरण बताओ। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। बोले सर ऐसे कैसे हो सकता? मैंने कहा दुनिया की 1 नंबर की ट्रिक मैं आपके दिमाग में फीड कर दूंगा, जिसमें पेन और कॉपी की जरूरत नहीं है और याद करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूं, और जिंदगी में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि 1 2 3 4। अगर क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए कि मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार, यानी जब भी बात करी जाए मुख के आधार पर, तो स्वरों का वर्गीकरण होता है 4 भागों में होता है। एक होता है आपका समृद्ध,
एक होता है विव्रत, एक होता है अर्धसम्रत और एक होता है अर्धविव्रत। क्या मतलब है? अब आइए क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन में अगर देखा जाए सम्रत स्वर का उदाहरण, अब सम्रत स्वर को कैसे पढ़ेंगे? देखो, सम्रत स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में मुख द्वार बहुत कम खुलता है और उसमें होते हैं इ ई उ उ। कतई ऐसे लगता है कतई खुल नहीं रहा, इ ई उ उ, देखो कतई खुला नहीं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सिर्फ ए हो जाएगा। जैसे कैसे? अच्छा, सम्रत को ट्रिक से कैसे याद करेंगे? सम्रत माने सा माने सम्रत और सा माने सिला हुआ। यानी अगर किसी चीज को सिल दो, मान लो तुम्हारा मुंह सिला हुआ है फिर भी तुम बोल रहे हो ई, है ना? बोल रहे हो। अब ध्यान से आप बोलो, खुद बोलो। तो अगर मुंह सिला हुआ होगा तो दो चीजें आएंगी, दो नहीं तीन चीजें, चार चीजें आएंगी। एक आएगा उ और एक आएगा ई। बात खत्म हो गई। तो सिला हुआ क्या है? सम्रत है। बात खत्म। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। अब आओ थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। विव्रत का मतलब होता है पूरा खुला। विव्रत का मतलब पूरा खुला, बड़ा आ, है ना? तो विव्रत का मतलब बा से विव्रत, बा से बड़ा, सा से सम्रत, सा से सिला। तो विव्रत का मतलब बा से विव्रत, बा से बड़ा, तो यानी पूरा खुला होगा। इसमें केवल आता है या आ। मेरी बात समझो इस चीज को। और अर्धविव्रत मतलब इससे थोड़ा सा आधा। तो हमने कहा अ, हमने कहा ए, हमने कहा ओ, है ना? कितना आसान है। हमने कहा सम्रत, हमने कहा ई उ सिला हुआ। हमने कहा अर्ध सम्रत, थोड़ा सा खुल जाए यार, थोड़ा सा आधा बंद रहता है। ये तो सिला ही हुआ है ना, ये थोड़ा सा आधा। अब इसका उल्टा आ जाएगा यहां पर, देखो ए और औ, सिंपल सी बात है। इसका उल्टा आ जाएगा थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, मुझे लगता है कि आपके सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। हर परिवार, हर बहन के। हिंदी को पढ़ना है कैसे? हिंदी को रटना है क्या? हिंदी किताब से पढ़ी जाती तो आजकल बच्चे जो है यूट्यूब पर क्यों आते हैं? हिंदी को किताब से पढ़ा जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको आसान भाषा में आपके हृदय में बसा दूं। बहुत आसान भाषा में। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, सोहन अपने घर से चाचा के स्कूल गया। अब सोहन, रामू ये सब कुछ जाते आते रहते हैं, लेकिन हमने कहा एक नाम है सोहन, और एक सोहन है वो अपने इसी घर में रहता है और वो चाचा का घर है। अब चाचा के घर जब जाएगा तो अपना घर छोड़ेगा? बोले सर बिल्कुल छोड़ेगा, क्योंकि चाचा के घर में बने हैं क्या? समोसे। और जब चाचा के घर में समोसे जाएंगे तो कहीं ना कहीं खाने जाएगा, तो दो तो सोहन हो नहीं जाएंगे, अपना घर छोड़ना पड़ेगा। और जब कोई चीज छोड़ते हैं तो अपादान के लिए एक आता है क्या? विभक्ति आती है से। तो वही तो कह रहा है कि अपने घर से जब किसी चीज को, किसी प्रेमी ने प्रेमिका को छोड़ दिया हो, बिल्ली ने छत को छोड़ दिया हो, पत्ते ने पेड़ को छोड़ दिया हो, किसी लड़के ने किसी का घर छोड़ दिया हो, कोई जयपुर से दिल्ली आ रहा हो, गंगा ने हिमालय को छोड़ दिया हो, हमने कहा ये सारी चीजें अपादान कारक होंगी। मेरी बात समझ रहे ना? बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगला प्रश्न है 8 नंबर। समझ आ रहा? 8 नंबर प्रश्न में क्या कहता है प्यारे? कि जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हम एक बार आपका कमेंट देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। चलो, बहुत अच्छे। ठीक, देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं आ बड़ा 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 बड़ा, आ ई उ, ए ओ औ, ये क्या है? ये सर आपको याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 दीर्घ स्वर की संख्या पूछे तो प्यारे 7 हो जाएगी। और परीक्षा में मैं कई बार बताता हूं, देखो मूल स्वर की संख्या, मूल स्वर कितने होते हैं? 4। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं दोस्तों? तो वो आपके 7। हमने कहा सर 4 कौन कौन से होते हैं? क्या मैं यहां लिख दूं? मैंने कहा छोटा आ, मैंने कहा छोटी ई, मैंने कहा छोटा उ, मैंने कहा री। ये क्या है? ये आपके लिखे गए हैं मूल स्वर संख्या 4, दीर्घ स्वर संख्या 7। कौन कौन से? ये देख लो आप। आंसर क्या हो जाएगा? जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा लगता है समय, वो प्लुत हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लुत एक ऐसा है जो अंतिम सांस तक चलता है। बोले सर कैसे? मैंने कहा अगर राम को बुलाना है तो राम, है ना? किसी को आवाज देते हैं जोर से, है ना? चिल्ला के देखो, जब तक आपके श्वास नली में आपकी सांस रहेगी। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नलिखित में विकल्पों में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो प्यारे आप याद रखो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा उसी में होगी जो किसी पर्टिकुलर चीज का नाम हो, कोई यूनिक चीज हो, दुनिया में उसका प्रतिष्ठित नाम होना चाहिए। और हम कह सकते हैं सर कैसे? मैंने कहा सर रंग आ रहा है यहां, लेकिन रंग तो नीले हरे पीले बहुत होते हैं, इसलिए रंग तो जातिवाचक हो जाएगा। मुझसे व्यक्तिवाचक पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या यह होगा? नहीं, क्योंकि पुत्र भी हमारा जातिवाचक, बालक भी, दुनिया में बहुत सारे बालक, दुनिया में बहुत सारी कैटेगरी की किताबें, तो ये सब क्या है? ये सब जाति का बोध करा रही हैं। कृष्ण, हां ये है, कृष्ण जो है व्यक्तिवाचक है, इसमें वी लिख देता हूं, ये भी वी है, लेकिन यहां पर क्या है? ये वाली है, ये भाव है, यानी ये भाववाचक है, तो ये गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। लखनऊ बिल्कुल है सर, ये तो हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक, और पूछा भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन आम जो है ये जातिवाचक है, और बुढ़ापा जो है हमारा ये भाववाचक है, तो इसलिए हमें तीनों बीवी चाहिए। यानी तीनों बीवी नहीं, आप कह रहे हो कि सर तीनों बीवी चाहिए, ये कौन सी बात है? तीन बीवी चाहिए मुझे नहीं। देखो नीला रंग पर्टिकुलर रंग एक जातिवाचक है, किसी का नाम कह दे वो दोस्तों आपका क्या है? वो एक व्यक्तिवाचक की बात करेगा, यानी यहां पर व्यक्तिवाचक। कामायनी भी व्यक्तिवाचक है, तुलसीदास भी व्यक्तिवाचक है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर नाम की बात करेंगे तो ऑप्शन डी विकल्प के साथ हम जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो भाई बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ठीक है, अच्छा कोई समस्या आ रही है क्या? ठीक है, ठीक, ओके। अच्छा, आंसर में कितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं? तो समझिएगा, जब भी बात होती है यहां पर दो चीजें में देखिएगा, एक आपका होता है डा और एक आपका होता है ढा। ये आपके उत्क्षिप्त की तरफ जाते हैं। क्या है? उत्क्षिप्त की तरफ जाते हैं। जब भी हम उत्क्षिप्त की तरफ बात करेंगे तो ये उत्क्षिप्त होते हैं, लेकिन जब आप ला की बात करोगे तो ये पार्श्विक हो जाएगा। रीजन क्या है? पार्श्विक वो होता है जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ का जो भाग होता है वो फोल्ड होकर इस तरीके से कोई ध्वनि, किसी वर्ड की ध्वनि निकलेगी जो साइड के भाग से उसकी हवा निकल जाए। ला, ला, आप देखो फोल्ड होके ऊपर जा रही है टंग, और कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए के तरफ हमारा चला जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। मुझे यहां पर लगता है कि एक विकल्प चेंज करना पड़ेगा, और एक विकल्प जो है चेंज करने के लिए मुझे लगता है कि यहां पर ऑप्शन डालना पड़ेगा 4। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 11 नंबर का आंसर क्या होगा? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? कमेंट करके बताइए, क्योंकि प्यारे आपको लगता है कि मैंने यहां पर खेल कर दिया है ना? क्योंकि मैं एक बार इस क्वेश्चन को बहुत पहले कराया था। अगर आप नए हैं तो समझ लो पूरी हिंदी आज पढ़ रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं, अंतस्थ होते हैं आपके या, रा, ला और वा, ठीक है ना? और आपके जो ऊष्म होते हैं तो ऊष्म का मतलब होता है आपके तीनों सा आ जाएंगे, तीनों आपके क्या आ जाएंगे? सा आ जाएंगे, और एक हा आ जाएगा। बोलो सर इनको अगर जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? सर 4 + 4 = 8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है, कोई मेरा बनाया हुआ प्रश्न नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आयोग का डायरेक्ट क्वेश्चन है। आंसर बी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि अंतस्थ व्यंजन कितना होता है, ये पूछा है अंतस्थ। और जब और लग जाता है किसी चीज में तो हमेशा याद रखो वो तो हमेशा प्लस ही होता है। आंसर हमारा बी होगा। अगला 12 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है प्यारे। कहता है कि किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है? भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है ना? प्रश्न पॉजिटिव है, समझिएगा। सभा में काफी भीड़ थी। अगर आप यहां सभा की बात करेंगे तो सभा क्या है? एक समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक है। पहला क्लियर हो गया। राम ने रावण को मारा, तो राम ने और रावण को मारा, तो जब भी ये राम की बात कर ले या रावण की बात कर ले तो ये दोनों आ जाते हैं व्यक्तिवाचक में।
चालाकी नहीं करो। तो जब कोई चीज को हम केवल भाव के स्वरूप में देखते हैं तो वो हमारा भाववाचक होता है। बुढ़ापा, चालाकी, ईमानदारी, गरीबी, सुंदरता, हरियाली, ये शब्द कैसे हैं? इनको केवल अपन महसूस कर सकते हैं, ये चालाकी देखी नहीं जा सकती है, इसलिए ऑप्शन सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो भाई, नए परिवार आ रहे, पुराने परिवार आ रहे, एकदम से ऐसा लगता है मृत समान बैठे हो। मुझे ये बता दो कि जय हिंद कमेंट बॉक्स में आप यार जिंदा दिली इंसान रहो ना, हर शेर नहीं, जय हिंद कमेंट बॉक्स में करते रहो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा। स्वर किसे कहते हैं प्यारे? स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, पहला। जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, हो सकता है। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, या फिर जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो नाक और मुंह से होता है वो कहलाता है अनुनासिक। अनुनासिक और अनुनासिक जो वर्ड होते हैं वो सभी वर्ग के 5वें स्थान यानी 5वें वर्ग के लास्ट वाले होते हैं पंचमाक्षर। तो ये तो विकल्प हमारा गलत हो गया। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होगा, अगर स्वर की सहायता से ही होगा तो वो स्वर कहलाएंगे, ये कौन सी बात है? ये तो गलत हो गया। अब जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है तो ये नहीं, आंसर केवल क्या है? विकल्प बी सही है, क्योंकि स्वर हमेशा होता है, स्वतंत्र होता है, और इनकी जो संख्या होती है प्यारे वो होती है 11 होती है। क्या आपको पता है लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं और मौखिक के आधार पर स्वर कितने होते हैं? आइए इसी वीडियो में उसको भी कराएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को अगर आप बोल के करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। रटना नहीं है हिंदी को, पेन पेपर भी नहीं, रटना भी नहीं, याद करना नहीं, कोई ट्रिक नहीं। मैंने कहा सर अगर चीजों को समझना है तो उसको बोल, वर्णमाला हमेशा बोल के की जाती है। बोले सर कैसे? मैंने कहा सर आ, आप बोलो, कई बार बोलो आ। अब जब आ बोलोगे तो ये बताओ कि आप टा वर्ग जानते हो कि टा वर्ग जो होता है ये आपका मूर्धन्य होता है। तो टा वर्ग की तरह क्या आ बोला जा रहा है? नहीं सर बोला जा रहा। जब आप मुंह खोलते हो आ तो क्या आपके ओठ जो है चिपक रहे हैं? तो आपके ओठ भी नहीं चिपक रहे हैं। आप क्या चा वर्ग की तरह बोल रहे हो? नहीं सर, क्योंकि आ जब बोलते हो तो आप का वर्ग की तरह बोलते हो, क्योंकि जितने भी का वर्ग के हैं, का खा गा घा इंगिया, वो गले के अंदर जीभ के पिछले हिस्से से आवाज आती है। तो इसलिए जब आ की भी बात होती है तो वो भी कंठ के साथ जाता है। ऑप्शन डी होगा। अगला, अलंकार क्या होता है? 4 से 5 क्वेश्चन अलंकार के हैं, 1-2 क्वेश्चन सोरठा के हैं, छंद के हैं, तत्सम तद्भव है, सब कुछ मिलेगा। एक ऐसा कुछ नहीं होता कि आयोग ने पूछा मैंने आपको कराया नहीं। मैं ये कहता हूं कि आयोग क्या पूछता है, कौन से चैप्टर लेकर आता है। मेरे चैप्टर अगर गिन लोगे 50 क्वेश्चन में तो मैं ये कहता हूं कि कोई बहन भाई ये नहीं कह पाएगा कि सर ये वाला चैप्टर आपने नहीं कराया। तो ये प्रश्न पत्र वो प्रश्न पत्र है जो आयोग पूछता है आपके लिए। अलंकार की बात करें तो अलंकार को अगर देखा जाए तो मैंने कई बार बताया है, लेकिन आज क्वेश्चन आ गया। अलंकार अलम धनकार से बनता है, और अलम धनकार से बनने वाला क्या होता है? एक हमारा जो पाया जाता है प्यारे वो हमारा होता है क्या? अलंकार। क्या होता है? अलंकार। और ये अलंकार में जो अलम का मतलब होता है ये क्या होता है? आभूषण। ये क्या होता है? ये आभूषण होता है। और ये सर किसका आभूषण होता है? ये काव्य का। जिस तरीके से एक स्त्री अपने गहनों को पहनती है और अपने गहनों को पहनने के बाद वो सुंदर लगती है, वो स्त्री का गहना ही उसका आभूषण होता है। जिस तरीके से एक काव्य की बात करेंगे तो काव्य में एक आभूषण की बात करें तो काव्य को अगर आभूषण पहना दे तो उसको अलंकार कहा जाता है। तो काव्य का क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि काव्य का आभूषण किसे कहा जाता है। तो मैंने कल बताया था, परसों बताया था, आज नहीं आपको पता था तो जान लो, काव्य का आभूषण। अगला, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? आप समझते हो ना दीर्घ स्वर की, मैंने अभी आपको बताया था कि दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं। क्या होते हैं सर? दीर्घ स्वर जो होते हैं वो इनकी संख्या 7 होती है। मेरे हिसाब से मुझे जहां तक याद है वो बड़ा आ होता है, बड़ी ई होती है, बड़ा ऊ होता है। इसके साथ क्या हो सकता है? ए हो सकता है, एक ए हो सकता है, एक ओ हो सकता है और एक अ हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। दीर्घ स्वर में ये देखिए आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। ये सर नहीं आ रहा है, इसलिए विकल्प ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। ये सर क्या है? ये है अयोगवाह।
ये क्या है? ये अयोग वाह है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। एक होती है अंग और एक होती है आह। क्या चाहिए आपको? सारी चीजें क्लियर होती जा रही, कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। दीर्घ स्वर नहीं पता था तो साथ याद कर लो, दीर्घ का मतलब जोरदार तरीके से बोला जाए। अब इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में एक, दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप बहुत ब्रिलियंट हो, समझ रहे हो मेरी बात, कि आ तो होगा इसके पहले, और इनके बीच में क्या होगा? ई। इनके बीच में क्या होगा? उ। तो ये क्या है? और बीच में क्या होगा? री। तो ये क्या है? ये बचे हुए, ये मूल स्वर है। मूल स्वर में फिर से वही बात पे आ गया। तो मूल स्वर होते हैं 4। क्या होते हैं? 4, जो आपको यहां पर दिख रहा है। अलंकार शब्द की बात करी गई है। अलंकार शब्द की बात की कि अलंकार होता क्या है? अलंकार एक काव्य का आभूषण है। अलंकार में अलम का मतलब आभूषण होता है, और किसका है? काव्य का। बात खत्म हुई थी। आइए, अलंकार शब्द किस भाषा का शब्द है? तो अलंकार में 3 चीजें पूछी जाएंगी। एक तो अलंकार की बात करें तो अलंकार में संधि, तो अलंकार में संधि जो होगी वो व्यंजन संधि, क्योंकि हलंत लग गया। अलंकार की बात की जाए प्यारे, तो अलंकार का जो भाषा है, क्या है? जो भाषा है प्यारे, तो वो हमेशा याद रखिएगा, वो जो भाषा है वो है संस्कृत। क्या है? वो है संस्कृत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी फॉर ब्रिलियंट के साथ जाएगा, आप जैसे ब्रिलियंट बच्चों के साथ। बहुत बढ़िया। हरसेर हरसेरनी के लिए 18 नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो हिंदी में आज तक किसी ने बताने की चेष्टा नहीं की है। 18 और 19 क्वेश्चन को देखिए। एक क्वेश्चन लिखित स्वरों की संख्या पूछ रहा है, और एक क्वेश्चन पूछ रहा है मौखिक स्वरों की संख्या। प्यारे, समझने की कोशिश करो, मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन की जरूरत है। प्रश्न की कैटेगरी क्या कहती है? प्रश्न की यह कैटेगरी कहती है कि जब आपसे यह पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है 11। जब आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाए कुल स्वर कितने होते हैं, तो आपको मारना है 13। जब ऑप्शन 11 और 13 दोनों दिया हो। मेरी बात को फिर से ध्यान दें। जब क्वेश्चन में इस लेवल में पूछा जाए कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी स्वर की संख्या 4 है, 7 है, 11 है और 12 है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि जब क्वेश्चन की बात अगर करी जाए, क्या है? जब क्वेश्चन की बात अगर करी जाए तो मुझे याद रखना है कि कभी भी इस लेवल में क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, क्या है? हमेशा याद रखिएगा कि अगर इस क्वेश्चन, इस विकल्प को हम मिटा देते हैं, इस विकल्प को हम मिटा के और यहां रख देते हैं, क्या? 13 रख देते हैं, और 11 भी है, 13 भी है, और दिया गया है कुल स्वर, तो हम मारेंगे 13। लेकिन एक कैटेगरी और आती है कि सर कुल स्वर पूछा गया है और दिया 12 ही गया है, तो भी हम 11 मारेंगे। अब मेरी बात समझो, इस 18 और 19 नंबर के क्वेश्चन को सही से पढ़ लेते हैं। 18 कहता है मौखिक स्वरों की संख्या, लिखित स्वरों की संख्या 19 कहता है, तो मौखिक स्वरों की संख्या हो जाएगी 11। मेरी बात ध्यान से समझो। और अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि लिखित स्वरों की संख्या, यानी अगर आप लिखित स्वरों की संख्या की बात करोगे, तो हम ये कहेंगे कि सर वो हो जाएंगे 13। मेरी बात समझ गए? बोले सर ये कैसे हो जाएगा? हाँ जी, चलो बताओ। बहुत बढ़िया, चलो चलो। अच्छा देखो, मैं इसको सही से बता देता हूं। संख्या की बात हुई, स्वर लिख के बता देता हूं। स्वर है आ, ई, ठीक है ना, उ, यहां लिख देता हूं, ए, ओ, औ और री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। री भी क्या होता है? स्वर होता है। लिखित स्वरों की संख्या सर 13 आपने बताई, यहां तो हो रहे हैं 11 ही। समझो, मौखिक स्वर हमेशा 11 ही होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो ये होते हैं। लिखित स्वर 2 बढ़ जाते हैं, जिसमें आता है एक अंग और एक आहा, यानी अयोग वाह को जब बढ़ा के मिला के कह दें तो ये 13 हो जाते हैं मेरे लाल, ठीक है ना। तो स्वरों की संख्या होती है 11, मौखिक के आधार पर, लिखित के आधार पर 13,
कौन दो बढ़ जाते हैं? अंग आहा। लेकिन अगर कुल स्वर पूछे तो ये ऑप्शन पे डिपेंड होगा, तो वहां 11 मारो। कुल स्वर में जब 13 ना ऑप्शन हो तो 11 मारो। कुल स्वर में 11 13 ऑप्शन हो तब 13 मारो। स्वर कितने हैं? 11 मारो। बात खत्म हुई। बहुत तरीके से क्वेश्चन, बहुत होशियार हो आप। अधरों पर अली मड़राते, केसों पर मुग्ध पपीहा। अधरों पर अली मड़राते, भौरे मड़रा रहे हैं, केसों पर मुग्ध पपीहा। अब आपको याद रखना है, जहां पर चीजें भ्रांति के रूप में हो जाएं, जैसे कहते नहीं कि किसी रस्सी को देख लिया और सांप को समझ लिया, किसी सांप ने जो है सूंड को अपना बिल समझ लिया और घुस गया हाथी की सूंड में। तो जब किसी भी व्यक्ति, किसी जीव को या किसी भी पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को भ्रांति हो जाए और वो भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन सी विकल्प सही होगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न मैं पूछता हूं कि अगर प्रश्न में यह पूछा जाए कि ये बताओ, यह प्रश्न बहुत बार आता है, मैं 4-5 रचनाएं बताऊंगा, इससे ज्यादा प्रश्न आएगा नहीं, क्योंकि इनको कहा जाता है क्रांतिकारी कवि। क्यों कहा जाता है? आइए देखिए, अणिमा की बात करें या फिर अगर मैं बात करता हूं कुकुरमुत्ता, क्या है कुकुरमुत्ता दोस्तों किसने लिखी है? अणिमा किसने लिखी है? यहीं पर अगर मैं बात करता हूं नए पत्ते, क्या है? नए पत्ते किसने लिखी है? यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और अगर यहां पर मैं बात कर लेता हूं अनामिका, क्या है? अनामिका किसने लिखी है? तो अनामिका को किसने लिखा? अणिमा को किसने लिखा? कुकुरमुत्ता को किसने लिखा? नए पत्ते को किसने लिखा? और बताओ, क्या दोस्तों और बता सकते हो? हां, ग्राम्या। तो चलो पहले इस क्वेश्चन की बात करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है हिंदी का क्रांतिकारी कवि। क्या है? हिंदी का क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, इसलिए विकल्प हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर का आपका, आप इंतजार करते हैं, यानी हम 4 ऑप्शन के साथ आपका क्वेश्चन इंतजार करता है। कहता है भाव दशा धर्म गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? प्यारे याद रखिएगा कि जब भाव की बात करें, किसी का भाव हो, सखा भाव हो, किसी की दशा हो, कोई गरीब है ना, ईमानदार है, कोई बीमार है, कोई चालाकी कर रहा है, कोई धर्म, किसी का धर्म है ना, किसी धर्म की बात या गुण की बात या कार्य करने की बात, तो हम कह सकते हैं दोस्तों उस चीज को अगर व्याख्यित के तौर पर देखा जाए जिसका हम केवल भाव के रूप में अनुसरण करते हैं, तो वो हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाता है। और एक चीज हमेशा बहुत बार पूछी गई है, ये बताओ कि निम्न में, क्वेश्चन आता है कि निम्न में कौन सी संज्ञा, मैं ऐसा प्रश्न बता रहा हूं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी संख्या लिख दिया है, माफी चाहेंगे, कौन सी संख्या एक वचन, सदैव एक वचन होती है? याद रखिएगा, सदैव क्या है? एक वचन रहती है। एक वचन रहती है तो परीक्षा में ये प्रश्न ऐसे आते हैं, तो इसीलिए तो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी जाना जाता है। मैंने कहा सर अगर एग्जाम में यही ऑप्शन है तो आप भाववाचक संख्या मार दीजिए। क्या है? भाववाचक संज्ञा उस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस विकल्प को देखिए और तुरंत मारिए। अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं मेरे लाल, और इस क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनेंगे। देखो, हां जी, इस क्वेश्चन से एग्जाम में 5 क्वेश्चन बनेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन आज मैं बता दूंगा। तो आप ये कहोगे कि सर आपने जो हमें परीक्षा हाल में जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि सर की आवाज गूंज रही है। मैं आपको ये वादा नहीं, ये भरोसा दिलाता हूं। मतलब मैं ये कहता हूं कि मेरा पढ़ाना बेकार है। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन को बता दो। अच्छा, दिख नहीं रहा क्या? अब तो दिख गया है। चलो, ठीक है। देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न है। 3-4 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आता है परीक्षा में, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिमाग में आता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये अगर आपके दिमाग में ये आता है कि चिदंबरा को मिला है तो आप गलत हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है शंकर कुरूप को मिलता है। क्या है? शंकर कुरूप को मिलता है, 1961 में मिलता है।
इसमें आपको दिख नहीं रहा, 1961 में मिलता है। और जो भाषा होती है, आप कहोगे कि सर आप तो आंसर ही चेंज कर देते हो, मैं आपको बताता हूं। जो भाषा होती है वो है मलयालम। मेरे लाल, मेरी बहनें, मेरे भाई, थोड़ा सा मुझे अगर सुन लोगे तो मुझे लगेगा कि हमारा पढ़ाना सफल हुआ। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में, भाषा है मलयालम। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन। ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरी बात समझो कि जो आपने पढ़ के रखा है कि सर आपने बताया था या मैंने पढ़ा था कि सर प्रथम जो पुरस्कार है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला किसको था? वो मिला था किसको? वो मिला था किसको? चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को, है ना? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। सर कब मिला था? 1968 में मिला था। किस कृति के लिए मिला था? चिदंबरा के लिए मिला था। लेकिन आप 68 और 61 को देखो तो क्वेश्चन क्या होगा? जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार किसको मिला, तो आप मारेंगे सुमित्रा नंदन पंत को। अब ऑप्शन में नहीं है तो शंकर कुरूप मारेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी क्वेश्चन में वहां पर छुपा हुआ है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में मिलता है और उसके 6-7 साल बाद सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए। तो अब क्वेश्चन सुधार लो। अगर दिमाग में देखो, क्वेश्चन तो पहले से सुधरा था, ऐड कर रहा हूं। क्वेश्चन में यह है कि हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? जो हमेशा की तरह बताते आया हूं, सुमित्रा नंदन पंत को, चिदंबरा पर मिला है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले, अब ऑप्शन में पंत है ही नहीं, और पंत है लेकिन कुरूप भी है, और वहां पर भाषा हिंदी ना लिखा हो, तो मलयालम भाषा के लिए मिला है कुरूप साहब को। अगला प्रश्न 24 नंबर, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है, धनपाल को कहा जाता है, शालिभद्र सूरि को, या फिर स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा तेज चलेंगे, एक बार अगर जय हिंद लिख दोगे तो थोड़ा सा तेज चल जाऊंगा मैं। आपसे निवेदन है कि आप गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर कोई बहन कोई भाई हमारा पधारा है तो आइए, क्वेश्चन नंबर 25 में आपका स्वागत है। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि छबीले छैल में, दो ही लाइनें लिखी हैं, छबीले छैल में जो है दो शब्द है कि कौन सा अलंकार है? तो हमने कहा कि जब भी किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, क्या है? जब भी किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो हमने कहा कि वहां पर हो जाता है अनुप्रास अलंकार हो जाता है, क्योंकि आप छबीले छैल में छा की आवृत्ति देख रहे हो। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में ऐसा शब्द बता दो जो देशज है। प्यारे, देशज शब्द की बात कर रहे हैं। हाँ, देशज शब्द बताना है। देखिएगा, अगर आप देशज शब्द की बात कर रहे हो तो समझने की कोशिश करो कि वो देशज भाषा में प्रयोग हो रहा होगा, और जब देशज भाषा में जब प्रयोग हो रहा होगा तो कर्म जो है अफसोस, अफसोस, कर्म, वकील, क्या है? अदालत, ये सब विदेशज है, हमारे देश के नहीं है। ये क्या है सर? ये विदेशज शब्द है। तो इसलिए ये विकल्प हमारा गया। आंसर क्या हो जाएगा? देखो, आग हमारा तद्भव है और आम्र हमारा तत्सम है, इसलिए गलत। रेलगाड़ी हमारा क्या है? रेलगाड़ी हमारा संकर शब्द है और ये हमारा क्या है? तद्भव है, ये भी गलत। तो विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर बी, ठर्रा और अंगोछा की बात करेंगे। अंगोछा को देखा जाए दोस्तों तो ये देशज शब्द में भी आता है, लेकिन अंगोछा को देखा जाए तो ये तत्सम में भी, तद्भव में भी आता है, क्योंकि अंगोछा का अंग्रपोक्षा भी होता है। तो इसलिए विकल्प बी सबसे सुटेबल है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके माइंड को चेक करेंगे। आ चुका है आपके माइंड को शार्प करने वाला क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन आयोग ऐसे भी रखता है आपकी परीक्षाओं में। कहता क्या है प्यारे? कहता है हर बहन हर भाई शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बोले सर क्या? यानी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो गलत हैं। बोले सर कैसे? प्रत्येक स्थान पर एक एक व्यक्ति बैठे, पहला ऑप्शन क्या सही है? तो मुझे बताओ कि शुद्ध वाक्य चयन करना है आपको। दूसरा कहता वह हंसी में सब कुछ बोल देता है, हमें प्रधान से निवेदन करना चाहिए। और चौथा कहता है शत्रु को धीर व्यक्ति ही मार सकता है। प्यारे, अगर आप ये बताओ कि शत्रु को धीर व्यक्ति, ये गलत, कितना गलत है।
अब आप अगर नहीं समझते तो बोले सर ऐसे कैसे लगता है कि मुझे ऐसा लगे कि सबसे सरल वाला वाक्य ले लें। हमने कहा देखो कोई प्रत्येक स्थान अगर करेगा तो फिर ये प्रत्येक के साथ एक एक क्या कह रहा, अरे प्रत्येक का मतलब ही होता है एक एक। क्या जरूरी है कि प्रत्येक के साथ आप एक एक भी यूज करो? गलत है ना, दोनों चीजें एक साथ कैसे? वह हंसी में सब कुछ बोल देता है हंसी में। ये कैसी लैंग्वेज है? हिंदी व्याकरण नहीं है ये। वह हंसी में सब कुछ बोल देता है, उससे भी विकल्प हमारा सी सही है कि हमें प्रधान से निवेदन करना चाहिए। बोलो सही है ना? चलो भाई बताओ। हाँ जी बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो शत्रु को धीर व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि धीर नहीं होना चाहिए था, यहां अधीर होना चाहिए था। धीर का मतलब होता है शांत, या हम कह सकते हैं जो बहुत डरपोक हो सकता है। तो क्या मार सकता है यार, गलत हो जाएगा। अगले विकल्प का चयन करेंगे। प्यारे हरशेर हरशेरनी का स्वागत है 28 में। मैं कहता हूं कौन सा शब्द संप्रदान तत्पुरुष होगा? देखो तत्पुरुष समास तो ठीक है, लेकिन प्रश्न कहता है संप्रदान। अब संप्रदान तत्पुरुष की बात करें तो मतलब उसमें आएगा कि उसमें जो विभक्ति है उसमें के लिए जरूर आएगा। प्यारे समझिएगा। हर बहन कहता है यहां पर अज और अजा, ये साला बकरा बकरी की बात थोड़ी ना हो रही है दोस्तों। बहुत बढ़िया। हाँ जी चलो मेरे लाल, अब समझो दोस्तों क्या है कि इस विकल्प में ऑप्शन नंबर सी किसके साथ चला जाएगा? हर बहन हर भाई से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप हथकड़ी को देखो, जैसे अगर कोई प्रिजनर है, अगर आप हथकड़ी की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि सर हथकड़ी में किसके लिए हथकड़ी? बोले सर रसोई घर है, तो रसोई घर अगर है तो हम ये कहेंगे कि रसोई घर है, तो हमने कहा कि रसोई के लिए घर। और हथकड़ी है तो बोले कि सर हाथ के लिए कड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ। चलो अगला प्रश्न है 29 नंबर। देखो सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो इसका इतना अफसोस नहीं लेने का, क्योंकि तुम जो हो वो तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम अपनी कंपैरिजन किसी दूसरे से कर लेते हो ना, तो दिक्कत आ जाती है कि तुम अपने आप को कमतर समझने लगते हो। इसलिए ये क्या है, दुनिया में बहुत सारी मोटिवेशन वीडियोस हैं, उनको मत देखो, किसी की बात मत सुनो, अपनी सुनो यार। तुमको क्या भगवान गलत बना सकता है? तुमको जिसने भी बनाया है, जिसको भी आप मानते हो, क्या गलत बना सकता है क्या? सबसे यूनिक चीज है आप इस वर्ल्ड में। दुनिया की सबसे यूनिक चीज कौन है? आप है। इसलिए आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका स्वागत करता है और 29 कहता है छठी का दूध याद आना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये गलत होगा क्वेश्चन आपसे, मुझे लगता है कि आपके माइंड को थोड़ा सा परेशान करेगा। कहता पुरानी बात याद दिलाना। क्या ये हो सकता है प्यारे? बताओ क्या ये हो सकता है? क्या बताओ, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, या डी दूध पीने के लिए उत्साहित करना। ये कौन सी बात है ना? कोई गाय भैंस का दूध बट रहा है क्या? तो छठी का दूध याद आने का मतलब होता है, तो आंसर हो जाएगा बहुत कष्ट होना, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी के साथ। हम लोग कहते नहीं थे, हम लोग गाली गाली में याद करा देते थे, कहते कि भाई तुमको इतना मारेंगे कि छठी का दूध याद आ जाएगा, यानी पुरानी चीजें याद आ जाएंगी। तो हमको लगता है कि ऑप्शन ए हो जाएगा, जो गलत है। आंसर हमेशा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह विकल्प इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखता है आयोग कि परेशान कर लेता है। ठीक है ना? चलो गुरु के समीप या साथ रहने, देखो एक क्वेश्चन यहां से भी मिल रहा। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र अगर गुरु के समीप में रहकर अगर शिक्षा ग्रहण करता है तो देखिएगा, एक आप याद रखो, उपनिषद आपने पढ़ा होगा। उपनिषद की जब बात होती है तो उपनिषद का मतलब होता है कि पास में रहकर, यानी गुरुकुल में रहकर जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे उपनिषद कहा जाता है। हमें यह बता दो कमेंट बॉक्स में कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है, क्योंकि उप माने होता है समीप, ध्यान दो, उप माने समीप, और निषद की बात जो पास में रहकर, समीप में रहकर जो शिक्षा को ग्रहण करता है वो उपनिषद है। ऐसे ही गुरु के समीप जो रहकर शिक्षा को ग्रहण करता है वो अंतेवासी होता है प्यारे। इसलिए विकल्प हमारा बी चला जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 में आपका स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के 4 ऑप्शन के साथ। और मुझे लगता है कि एक नैनो सेकेंड में हर बहन हर भाई इस क्वेश्चन को धूमिल कर देगा या धूमिल कर देगी। कहता है जिसमें पहला पद संख्या वाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए। मैंने कहा कि अगर समूह की बोध की बात कर रहा है, हमने कहा समूह बोध की बात करेगा तो अष्टाध्यायी हो जाएगा।
हमने कहा समूह बोध की बात करेगा और संख्या की बात करेगा तो चौराहा हो जाएगा। हमने कहा कि सर अगर किसी भी आकृति की बात कर सकता है तो हमने कहा आकृति हो सकती है सर त्रिकोणी हो सकती है। हमने कहा सर आकृति की अगर बात हो सकती है तो वो हमारी क्या हो सकती है, वो हमारी चौकोर हो सकती है। तो जब भी हमने कहा कि इस विकल्प की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी विकल्प के साथ जाएगा। तो हमने यहां पर इस क्वेश्चन के साथ किसके साथ हमने लॉजिक लगा दिया, हमने कहा सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि द्विगु समास पहले पद संख्यावाची की बात करता है। बात खत्म हुई, अगली बात करेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपके माइंड को 32 नंबर चेक करेगा। मुझे लगता है कि आपको यह क्वेश्चन करना चाहिए। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, आप जैसे सुंदर हो वैसा यह सुंदर सा प्रश्न है। 32 कहता है विकल्प में अशुद्ध वाक्य का चयन करिएगा। प्यारे, अगर आप अशुद्ध वाक्य की बात करते हो, अच्छा दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा हो जाता हूं 10 सेकंड के लिए इधर, ठीक है ना? अब दिख रहा है? ठीक, चलो अब तो बताओ निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा ऐसा है जो हमसे कह रहा है कि अशुद्ध है। देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया गया, हमको कभी भी परस्पर एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। कृपया मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। क्या आप भरतपुर गए थे? हाँ, बताने का कष्ट करें। 30 का आ रहा, 32 पे आ जाओ ना। हाँ 32 पे, चलो भाई 32 की बात करेंगे अपन, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? रीजन यह है अशुद्ध वाक्य में, क्यों हमको कभी भी परस्पर, परस्पर का मतलब ही होता है एक दूसरे से। अगर हम परस्पर भी यूज कर रहे हैं और एक दूसरे भी यूज कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये हमारी क्या है, हमारी क्या है, बेईमानी है दोस्तों। क्योंकि परस्पर और एक दूसरे कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, या तो आप इसे लगाओ या तो आप इसे लगाओ, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही गलत था। 33 नंबर आपका इंतजार करता है 4 ऑप्शन के साथ। बड़ा आसान प्रश्न है कि इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। क्या कहता है? इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। जो द्रव्यवाचक होता है दोस्तों वो क्या चला जाएगा? द्रव्यवाचक जो होगा वो क्या होगा? वो हो सकता है आपका सोना चांदी हो सकता है, जितनी भी धातुएं हो सकती हैं, सोना चांदी हो गया। द्रव्यवाचक के अंतर्गत जो आपका आ जाएगा, क्या आपका आ जाएगा दोस्तों, हाँ जितना आपका मटेरियल है, जैसे घी हो जाएगा, जैसे तेल हो जाएगा, जैसे आपका दूध हो जाएगा, जैसे आपका पानी हो जाएगा, जैसे आपका चांदी हो जाएगा, लिख ही दिया है। और क्या हो सकता है? जितनी भी लिक्विड चीजें हो। मैंने कहा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यही दोस्तों नहीं है, क्योंकि यह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है, यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ऑप्शन डी। अगला 34 नंबर इंतजार करता है, कहता है विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होगा। मैंने कहा कि अगर आप विशेषण की बात करेंगे, क्या है प्यारे, जब आप विशेषण की बात करेंगे तो विशेषण मतलब पर्टिकुलर किसी भी विशेषता का वर्णन करेगा। यानी जब किसी की विशेषता होगी दोस्तों तो हम कहेंगे आप वहां पर समास देखेंगे। हमने कहा कोई समास ऐसा दिमाग में आ रहा है, मैंने कहा कोई समास, जैसे अगर हमने कह दिया, क्या है, जैसे मैंने अगर कह दिया चरण कमल, तो चरण कमल जो है एक समास है, और समास की बात करेंगे तो ये एक कर्मधारय समास है, क्योंकि ये एक विशेषता पद प्रधान की बात करता है। क्योंकि चरण कमल है, कमल रूपी चरणों की बात करी जा रही है, और विशेष से विशेषता का पद का समास जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 35 नंबर इंतजार करता है और कहता है प्यारे कि समास की बात नहीं, सॉरी, समाज की बात करें तो समाज की संज्ञा का उदाहरण है। और समाज, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कहता है कि कोई समाज है, अगर आपसे कहता है कोई सभा है, और अगर आपसे कोई कहता है कोई भीड़ है, अगर आपसे कोई कहता है कोई समिति है, क्या है, कोई समिति है, और अगर आपसे कहता है कोई
क्लासरूम है या कक्षा है? इन सबका आंसर क्या होगा प्यारे? इन सबका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, समूहवाचक के साथ, क्योंकि समूहवाचक का मतलब समाज किसी एक लोगों से नहीं बनता है, समाज में भांति भांति के लोग हैं, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, जितने भी आते हैं वो सब होते हैं जबान। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका इंतजार करता है 36 नंबर। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन कहता है कि टेलीविजन पर सारी घटनाएं बताई गई। बी कहता है मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। सी कहता है जिला अधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। और डी कहता है उसका पिता भला आदमी था। क्या आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब 1 नैनो सेकेंड में दे सकते हैं या नहीं? बताइए। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरसेर हरसेरनी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। प्रश्न बहुत आसान है। अब कैसे? टेलीविजन पर सारी घटनाएं बताएंगी। क्या ऑड नहीं, ये क्या सही लग रहा है? क्या यहीं पर इसकी त्रुटि साफ दिख रही है? मैंने उसकी आड़े हाथों, यहां पे आप देखो आड़े हाथों खबर ली, आड़े हाथों खबर, खबर क्या आड़े हाथों ली जाती है? उसका पिता भला, उसके पिता, पिता के लिए वर्ड गलत है, उसके यहां होना चाहिए, इसलिए विकल्प हमारा सी सही होगा। जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। इसमें वाक्य कौन सा हो जाएगा? इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहां पर की आया है। अगला प्रश्न आपका इंतजार करता है 37 नंबर। 37 नंबर इंतजार करता है प्यारे, बताओ। हरसेर हरसेरनी का स्वागत है क्वेश्चन नंबर 37 में। जवाब दीजिएगा। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इनमें से कौन सा पंक्ति में अलंकार होगा? मैंने कहा कि ध्यान दीजिए कि पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। मैंने अगर इस चीज को देखा है तो याद ये रखना है कि यहां पर देखो कि अगर पापी मनुष्य भी है, क्या है? पापी मनुष्य का मतलब है कि मनुष्य, पापी मनुष्य से क्या राम नाम निकाल सकता है? अगर निकालता है, राम का नाम लेता है, तो मतलब यह है कि दो चीजों में अगर विरोध है, दो चीजों में अगर विरोधाभास है, तो वहां पर सी ऑप्शन होना चाहिए। अगला 38 नंबर में क्या हो सकता है? ससुराल का तत्सम रूप क्या होगा? बताओ, ससुराल का तत्सम रूप क्या होगा? कमेंट करो। बहुत आसान प्रश्न है ये, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, चलो, थैंक यू, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखिएगा क्वेश्चन 38 क्या कहता है? कौन सा शब्द जो है ससुराल की बात करता है? और ससुराल में देखिए सासुरो, पीहर, क्या बात है, ससुराल और ससुराल्य। अब देखिए ससुराल्य, इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ससुराल की बात करें तो ससुराल में एक जाता है दामाद, क्या है? दामाद भी जाता है, तो दामाद का तत्सम होता है जा माता, जा माता, ये क्या है? इसका है तत्सम है। प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही दोस्तों एक ससुर होता है, ससुराल में ससुर भी रहता है, ससुराल में ससुर रहता है, तो ससुराल में ससुर को कहा जाता है स्वासुर, स्वासुर, है ना? महिषासुर नहीं, स्वासुर। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि ससुराल की बात करी जाए, ससुराल, तो आपको पता होना चाहिए ससुराल्य, ठीक है ना? जो ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में। अगला विकल्प आपके स्क्रीन पर है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को तत्सम कहते हैं क्या? विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को तत्सम कहेंगे? संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहेंगे? या फिर इनमें से कोई नहीं? मैं ये कहता हूं दोस्तों, तत् धन सम बराबर तत्सम। संस्कृत से जो सीधे शब्द निकले हैं उनको हम कहेंगे, संस्कृत के सही शब्दों को हम क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। जैसे आम्र, आम्र एक तत्सम है, इसका बना हुआ क्या है? आम, ये एक तद्भव है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। स्त्रीलिंग में कौन सा शब्द प्रयुक्त हो सकता है? पहला है पंडित, दूसरा है हंस, तीसरा है आचार्य और चौथा है ऋतु। देखिएगा, पंडित हमेशा पुल्लिंग है, हंस को मराल कहते हैं, हंसी को क्या है? बकटा कहते हैं। और हंसी की बात करें संस्कृत में, और हंस को जो है क्या कहेंगे? हंसी को स्त्रीलिंग और हंस को पुल्लिंग।
आचार्य हमारा पुल्लिंग, आचार्य हमारी स्त्रीलिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे पूछा था स्त्रीलिंग। लास्ट के 10 क्वेश्चन आप सभी के नाम और 51वां क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क में। 41वां कहता है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? फिर से आपसे पूछ रहा है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। किन्नर, अंतरी, अहिंसा, अपरिग्रह। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। जब स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो आपको पता है कि लिंग होते हैं हमारे हिंदी में दो प्रकार के, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। ऑलरेडी बहुत बार बताया है, समझ लो। अगर देखा जाए अपरिग्रह की बात करें, जो चोरी कर रहा हो, जो धन इकट्ठा ना कर रहा हो, जो बिल्कुल हम कह सकते हैं, हम कहते हैं बौद्ध धर्म में जाओगे तो एक अपरिग्रह एक शब्द मिलेगा। क्या जो दूसरों की चीजों से बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम से अपरिग्रह दूर रहता है। मैं कहता हूं कि दोस्तों अहिंसा एक ऐसा शब्द है जो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए। अहिंसा, हिंसा और अहिंसा, अहिंसा क्या है? एक ऐसा शब्द है जो ऑप्शन सी, जो स्त्रीलिंग शब्द की बात करता है। किन्नर और अंतरी, अंतरी लगता है लेकिन होता नहीं है। अंतरी क्या है कि अंतरी आपका जो है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए विकल्प हमारा सी जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि हमेशा जानते हो कि जो हिंसा करता है वो हिंसक है, और जो अहिंसा के मार्ग पर क्या है कि जो हिंसा ना करे, तो अहिंसा के लिए हमेशा ऑप्शन स्त्रीलिंग ही मारना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मेरे शिक्षक प्रश्न करते हैं, मैं आपके दर्शन को आया हूं, मेरा नाम कमल किशोर है, सो कहे आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं आपके दर्शन को आया हूं, इसलिए इस विकल्प का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं, या को जो आपका परसर्ग है, ये कारक संबंधी जो अशुद्धि है यहां पर साफ साफ झलक रही है। नेक्स्ट, प्रश्न 43 बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको आसान मत लीजिएगा। आपने बहुत से मेडिकल स्टोर पर देखा होगा दवाइयां लिखा होगा, लेकिन कभी भी उन चीजों को गौर से नहीं देखा होगा। बहुत से मेडिकल स्टोर पर उनको ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो दवाइयां गलत लिख देते हैं। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि दवाई की बात करेंगे, बहुवचन क्या होता है, और दवाई का बहुवचन तो दवाइयां होता ही होता है। दवाएं भी कहते हैं, लेकिन दवाएं नहीं, किसी का पैर थोड़ी ना दबा रहे हैं। तो दवाइयां होता है, लेकिन एक्चुअल में दवाइयां जो शब्द है वो लिखा कैसे जाता है, यह परीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह परीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दवाइयों को लिखा कैसे जाता है। अब देखिएगा, विकल्प की अगर मैं बात करता हूं, जो दवाइयां जो है वो सबसे ज्यादा मेडिकल स्टोर पर इस शब्द को आप देखेंगे जो लिखा होता है, लेकिन एक्चुअल में मेडिकल स्टोर वाले अगर दवाइयां लिख ही लेते तो वो कहीं ना कहीं इसरो में होते, डीआरडीओ में होते, मेडिकल की क्यों खोलते, है ना? क्योंकि बोले कि दवा क्या ये है, दवा क्या ये है, ये समझ लेंगे, है ना? ठीक, ये समझ लेंगे। लेकिन दवाइयां एक्चुअल में लिखा जाता है प्यारे ऑप्शन नंबर बी की तरह, कभी भी ई के ऊपर मात्रा नहीं होती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा, अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अगर अल्प प्राण की बात करें तो मुझे लगता है कि ता था दाधा वाले ज्यादा हैं, तो उसी वर्ग को लिख लेते हैं। एक है ता था दा धा, ता था दाधा ना। तो अल्प प्राण की बात होती है तो अल्प प्राण में आता है कि एक छोड़ दो एक ले लो, यानी एक छोड़ दो एक ले लो। जो पहले पर है, जो तीसरे पर है, जो पांचवें पर है, ये अल्प प्राण होते हैं। और ये आ रहा है पा वर्ग का, तो पा वर्ग में क्या होता है? पा, फा, बा, भा और मा। इसमें भी आप एक छोड़ दो, क्या है? एक छोड़ दो एक ले लो, एक छोड़ दो एक ले लो। अब आप अल्प प्राण, मैंने वही है जो अल्प प्राण में गोले लगे हैं। अब देखिएगा, अब अगर आप ता पे गोले देखोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप देखो धा पे लगा है क्या? नहीं है। क्या आप था पे लगा है? बिल्कुल खाली है। क्या आप फा पे लगा? बिल्कुल खाली है। तो अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा? सी के साथ, क्योंकि ये देखिएगा अल्प प्राण पहला ही है। अगला, निम्नलिखित वर्गों में कौन सा वर्ग मूर्धन्य ध्वनियों का है? यह सबसे सरल क्वेश्चन है। ये ओष्ठ ध्वनि है। ये क्या है? ये ओष्ठ ध्वनि है। ये आपका तालव्य है। ये आपका क्या है? मूर्धन्य है, मूर्धा। और ये आपका क्या है? दंत है। तो विकल्प में आप मूर्धन्य की बात कर रहे हो तो मूर्धन्य ऑप्शन नंबर सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में आपका बहुवचन बताना है कि बहुवचन कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्यारे, बहुवचन के कुछ ऑप्शन जैसे प्राण, जैसे आंसू,
जैसे हस्ताक्षर, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपके क्या है, हाँ एक और आ सकता है दर्शन, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में अगर देखो तो दर्शन मिल रहा है, ये हमेशा बहुवचन रहने वाले हैं। नेक्स्ट, देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। जब भी किसी के देखने से हमें आश्चर्य होता है, जब भी किसी को देखने से हमें क्या होता है, विस्मय होता है, जब भी किसी को देखने से मुझे लगता है अरे ये कैसे हो गया, जब भी किसी वस्तु को देखने से मुझे अचंभा महसूस होता है, तो मुझे उस शब्द को आश्चर्यचकित के रूप में देखा जाता है, यानी उसको कहेंगे आश्चर्यचकित होना। अब आश्चर्यचकित होने का मतलब है कि वो तभी आश्चर्य, किसी भी चीज को देखकर आश्चर्य तभी होगा, क्या है, तभी आश्चर्य होगा जब वो चीज अद्भुत होगी। बात क्लियर है, जब वो चीज एक अद्भुत होगी, इसलिए बी विकल्प हमारा सही होगा, ठीक है ना। तभी तो कहे देख यशोदा शिशु के मुख में, यशोदा ने अपने बच्चे के मुंह में देखा सकल विश्व की छाया, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी लोक को देखा, क्षण भर को वह बनी अचेतन, एकदम अचेतन हो गई, उसको लग रहा था अरे क्या, मूर्छा आ गई। हिल न सकी कोमल काया, अरे ये कैसे, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आश्चर्य, ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। किस भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो परिपक्व अवस्था की बात अगर कर रहे हैं तो परिपक्व का मतलब क्या होता है प्यारे, परिपक्व का मतलब जो होता है, जो परिपक्व का मतलब होता है, यानी पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हां अब वो इसमें परिपक्वता का गुण नहीं है, नहीं अब कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से चीज तैयार हो गई है। अब जब कोई रस की बात की जाती है तो इसमें एक ही नाम आता है स्थायी। जब पॉइंट में संचरित शब्द आता तो संचारी भाव, संचरित भाव होते हैं वो तो थोड़े समय के लिए रहते हैं। परिपक्व अवस्था स्थायी भाव के लिए यूज होती है, स्थायी भाव की संख्या होती है 11 और संचारी भाव की संख्या होती है 33। एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। अगला, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा ऐसा विकल्प है जो त्रुटिपूर्ण है, प्यारे समझो, त्रुटिपूर्ण की बात कर रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्षीर को खीर कहा जाता है, घृत को घी कहा जाता है, दुग्ध को दूध कहा जाता है, लेकिन दही को दही नहीं कहा जाता है, क्योंकि दही को कहा जाता है क्या, दधी कहा जाता है। और जब दधी कहेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण पूछा था। अगला प्रश्न है 50, उबटन शब्द का तत्सम क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। उबटन की बात करेंगे तो उबटन की बात करेंगे तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें विकल्प 2 आ गए हैं। अच्छा, विकल्प 2 नहीं आ गए हैं, लेकिन एक ही विकल्प है जो आपको लगता है कि ये वाला विकल्प सही है, ऊर्ध्वतन होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऊर्ध्वतन होगा, लेकिन कौन सा होगा, अब तो फंस गए चक्कर में आप, ठीक बात, फंस गए चक्कर में। बताओ इस विकल्प का आंसर क्या होगा, उबटन नहीं लगाया जाता है, उसको संस्कृत में क्या कहेंगे, तत्सम रूप में क्या कहेंगे। चलिए देखो, वीडियो को लाइक कर लेना, और ये टाइम आपका 8:30 बजे है, जिसमें हम हृदय से हिंदी पढ़ाते हैं। आप सभी के माता पिता को धीरज द्विवेदी का प्रणाम। मैं फिर से कहता हूं, आप सभी को देख रहे हो जो, उनको प्यार, जो हमारी स्क्रीन के उधर, हमारी स्क्रीन के एक उधर दुनिया है, एक आप लोगों की दुनिया है, और मैं उससे मुखावित होता हूं। और ये रात्रि 8:30 बजे 8:30 पर टाइम होता है। मैं कहता हूं ये प्यार हमेशा मिलता रहेगा। आंसर क्या होगा, हाँ बताओ, बहुत बढ़िया, चलो डी विकल्प के आंसर की तरफ जा रहे हो तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यह होमवर्क का है, मैं ही बता देता हूं। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए सोरठा से प्रश्न कितने बनते हैं, परीक्षा में प्रश्न बनेंगे सोरठा। देखिए सोरठा की बात अगर करी जाए तो सोरठा हमेशा उल्टा होता है, क्या, सोरठा हमेशा उल्टा होता है दोहे का। क्या होता है, ये उल्टा होता है, ये है उल्टा। पहला पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है प्यारे, दूसरा क्वेश्चन ये है, सोरठा की बात करेंगे दोस्तों, बड़ा आसान है। और तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दोहा, ठीक है ना। चलो आवाज क्लियर नहीं है क्या, चलो ठीक।
अब यहां पर देखिएगा, इसमें जो मात्राएं होती हैं वो 11 11 13 13, और इधर मात्राएं जो होती हैं वो 13 13 11 11। यानी इनको ऐसे लिख सकते हो 11 11 13 13 और 13 13 11 11। लिखा इसलिए है, सोरठा के प्रथम चरण में 11 और नेक्स्ट में 13, तो यही क्वेश्चन आया था, ऑप्शन बी विकल्प सही होगा। तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में ये लेवल है हिंदी का, और इस हिंदी के लेवल में हमेशा बने रहिएगा। ये प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आप सभी के लिए बस इतना चाहता हूं कि एक एग्जाम में ऐसा प्रहार करें जो परीक्षा टॉप लेवल में हो जाए। मैं ये कहता हूं कि आज जो तिथि है उसके मैं कल से जो है चीज़ों को बनवाना शुरू कर दूंगा। मुझे लगता है कि 8:30 पर आपकी एक ऐसी वीडियो मैं लेकर आऊं जिसमें आपके नोट्स बनवा दूं, और ये नोट्स वाली जो चीज़ें हैं, मैं कह रहा हूं काफ़ी दिन से, ये वाली जो चीज़ें हैं वो आने वाले परसों या नरसों में इसको मैं पूरा करा दूंगा। उसका मैं थंबनेल, उसका मैं नोटिफिकेशन पहले लगा दूं, यानी लगभग 1.5 से 2 दिन पहले मैं नोटिफिकेशन लगा दूं। मैं इस पर कल काम करूंगा और इसकी डिटेल में कल आपको दूंगा रात में, कि आपको मैं नोट्स भी बनवा दूं और आपकी पूरी हिंदी डिटेल में आपके घर तक पहुंच जाए, बहुत फ्री में पहुंच जाए। ठीक है ना? 8:30 बजे ही मैं हिंदी को पूरा करा दूंगा, चिंता नहीं करना। जय हिंद, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने 5 मित्रों में, 5 दोस्तों को, 5 बहनों को, 5 भाइयों को ये बताओ कि सब्सक्राइब करो, अन्यथा मत करो। कोई गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर एक धीरज द्विवेदी नाम का आपका भाई है, वो आपको दिल से हिंदी पढ़ाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।